मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक लगभग 1 माह और 18-20 दिन के बच्चे के कुंडली को लेकर के। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ग्रहों की दशाओं का कैसे जीवन पर फर्क पड़ता है और किस ग्रह की महादशा में जातक का जन्म हुआ है, इस विषय को समझाने के लिए यह कुंडली काफी मायने रखती है। जब इस बच्चे की कुंडली मेरे पास आई थी तो उस समय बच्चा जो है वो आईसीयू में था और आज ये बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो कोई भी फल कथन करने के पहले, मैंने इसके पूर्व में भी आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले उसकी आयु स्थान को देख लेना चाहिए। देखना चाहिए कि उसकी आयु कितनी है, देखना चाहिए कि उसके लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्न पे पड़ने वाले पापग्रह को खास तौर पे लग्नेश कहां बैठे हैं, क्योंकि लग्न यदि मजबूत होगा तभी जीवन जिएगा कौन, वो व्यक्ति। धन कमाएगा कौन, वो व्यक्ति। पराक्रम कौन करेगा, वो व्यक्ति। तो लग्न का यहां पे मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार मान लीजिए यदि किसी बच्चे का जन्म शनि की 7.5 में हुआ है तो उस बच्चे पे उसका क्या असर पड़ेगा। वो बच्चा जब बड़ा होगा और जब शनि और चंद्रमा उसके कुंडली में एक ही साथ बैठे हैं तो इसका प्रभाव उसको पूरे जीवन पर्यंत, उसको मानसिक कहीं ना कहीं तनाव का सामना करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं टेंशन डिप्रेशन में पूरे जीवन रहना पड़ेगा। लेकिन जब शनि की 7.5 में उसका जन्म हुआ है तो इसका सीधा असर उसके माता पिता के ऊपर पड़ेगा। तो ये भी हमको देख लेना चाहिए और हमको ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये बालक अब हमारे बीच नहीं रहा है। ये बालक लगभग 24-25 दिन का होकर के और इस बालक की मृत्यु हो गई। मैं इस कुंडली के माध्यम से सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं, इतना बताना चाहता हूं कि मान लीजिए यदि आज ज्योतिष का हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध है। पहले तो बच्चा गर्भ में आते ही हमारे जो ऋषि मुनि थे वो देख के बता देते थे कि ये बच्चा कितना प्रतापी होगा, इसकी आयु कितनी होगी, इत्यादि इत्यादि सारे सुखों को बता देते थे, सारे दुखों को बता देते थे जब बच्चा गर्भ में आता था तभी। लेकिन अभी हमारे पास ज्योतिष का एक अनोखा ज्ञान है और हम यदि कोई बच्चा सिजेरियन करके जन्म लेने वाला है तो हम क्यों ना उस बच्चे की कुंडली को पहले से ही सेट करके और अच्छे नक्षत्रों में, और नक्षत्र का स्वामी अच्छी जगह पे बैठा हो, अच्छे मूल में ना पड़े, उसका जो पाया है वो पाया अच्छा हो, ये सब हम देख करके उस बच्चे का जन्म करवा सकते हैं। आज हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध है तो इसमें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का आप राय ले सकते हैं। जीवन या मृत्यु तो भगवान नारायण के हाथों में है, उसके विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पे। यहाँ बस इस कुंडली के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि उनके माता पिता ने पूछा कि आखिर में क्या समस्या थी कुंडली में जो हमारा बालक नहीं बचा। उसी चंद बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। फिर से कहूंगा, जीवन मरण तो भगवान नारायण के हाथों में, हम सिर्फ यहाँ पे एक ज्योतिषीय आकलन कर सकते हैं। तो देखिए, बच्चे का जन्म जो है वो 18 नवंबर 2021 दोपहर 2:06 भोपाल मध्य प्रदेश में इस बच्चे का जन्म हुआ था। चले आते सीधा इस बच्चे के लग्न कुंडली पे। कुंभ लग्न की कुंडली है, लग्नों में कुंभ लग्न और तुला लग्न को श्रेष्ठ माना जाता है। अब लग्न के मालिक बनते हैं शनिदेव। वो कुंडली के जाके 12वें भाव में बैठे हैं, स्वराशिगत बैठे हैं, लेकिन अपने मूल त्रिकोण राशि में नहीं बैठे हैं, अपनी साधारण राशि में बैठे हैं। तो लग्नेश का व्यय भाव में जाना यानी कि वो क्या करेंगे, तो व्यक्तित्व का व्यय कर देंगे। माने जातक का जो व्यक्तित्व है उसका व्यय करेंगे बैठ के वहां पे। कुंडली में अष्टम भाव को मृत्यु स्थान कहते हैं और अष्टम से तृतीय भाव जो है वो अष्टम होने की वजह से भावात भावों के हिसाब से ये तीसरा भाव भी जो है वो मृत्यु स्थान है। कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का 7वां भाव भी मारक स्थान है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम का 12वां होने की वजह से ये आयु का व्यय करता है। उसी प्रकार ये दूसरा भाव भी तीसरे से 12वां होने की वजह से आयु का व्यय करता है, इसीलिए ये भाव जो है वो भी मारक भाव में आता है। अब इस कुंडली में लग्न के मालिक का द्वादश भाव में जाके बैठना 12वें भाव में, ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। और साथ ही साथ जो बुध इस कुंडली में जो अष्टम भाव के स्वामी हैं वो कुंडली के 12वें में कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठे हैं। लेकिन किसके साथ बैठे हैं, तो वो
मंगल के साथ बैठे हैं और अस्त होके बैठे हैं। अस्त का मतलब होता है अंधा, मतलब वो ग्रह जो है वो सूर्य की रोशनी में अंधा हो जाता है। तो अस्त ग्रहों का प्रभाव भी जीवन में बहुत कम होता है। मैंने बताया है आपको कि बुध जो है वो अस्त होने के बावजूद भी यदि 15 अंश से ज्यादा है तब भी अच्छा फल देते हैं। तो यहां पे जो बुध है वो अस्त होके बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, अपने शत्रु के साथ बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ जो है यहां जो अष्टम भाव पे राहु की 5वीं दृष्टि का पड़ना, देखिए राहु और शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह हैं, वो विच्छेद करते हैं। तो यदि सप्तम भाव, यदि क्षमा कीजिए अष्टम भाव यदि आयु का है तो ये मृत्यु का भी है, तो क्या करेंगे, तो मृत्यु से विच्छेद, आयु से विच्छेद कर देंगे। देखिए दोनों बात है यहां पे। ये अष्टम भाव पे दृष्टि डाल करके आकस्मिक, राहु जो है वो आकस्मिकताओं के कारण है, तो आकस्मिक करेंगे सब कार्य, तो आयु में विच्छेद उत्पन्न करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बुध है आप यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बुध पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि भी एक विच्छेदात्मक ग्रह है। तो वो भी कहीं ना कहीं बुध को, जो अष्टम भाव के स्वामी है, उसको कमजोर कर रहे हैं। किसी भी बालक के कुंडली में चंद्रमा उसके बचपन का कारक होता है। तो चंद्रमा यहां कुंडली के पराक्रम में बैठा है और मंगल से दृष्ट है। मंगल भी कोई शुभ ग्रह तो है नहीं, मंगल भी एक पापक ग्रह है और मंगल की दृष्टि भी कहीं ना कहीं परेशान। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा मंगल की युति से लक्ष्मी योग तो बनता है, जी हाँ बिल्कुल बनता है। मारक ग्रह की महादशा में यदि वो धन भाव का स्वामी है, धन तो देगा लेकिन साथ में कष्ट भी देगा, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर जब पड़ेगी तो चंद्रमा को कमजोर करेगी। बुध भी यहाँ पे जो बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, बुध बालक ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं वैसा बन जाते हैं, तो मंगल के साथ बैठ के पापक प्रभाव में आ जाएंगे और इनकी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ना ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, राहु को हम नहीं मानते हैं, केतु को, तो चंद्रमा जो है वो केमद्रुम दोष में है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तीसरे भाव में बैठा है, मृत्यु स्थान में बैठा है, ये अच्छा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये नेगेटिव बनते हैं। बुध टीनेजर है, बचपन के कारक हैं, और वो भी यहां पे जो मंगल से पीड़ित होकर बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठे हैं। शनि चाहे बुध के मित्र भी है शनि, लेकिन फिर भी यदि शनि बुध पे दृष्टि डाले या शुक्र पे दृष्टि डाले तब भी उनके प्रभाव में वो कमी लेके आते हैं, क्योंकि वो सर्वाधिक वो पापक ग्रह में गिनती होती है उनकी। अब चंद्रमा जो है वो आत्म कारक है, क्षमा कीजिए, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, सूर्य जो है वो आत्म कारक है। तो हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञ जो ऋषि थे, ऋषि पराशर जी, उन्होंने लग्न कुंडली को, चंद्र कुंडली को और सूर्य कुंडली को, ये तीनों को साध करके और सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। यानी कि उन्होंने लग्न को देखा, व्यक्तित्व को देखा, मन को देखा और आत्मा को देखा, इन तीनों को मिला दिया और तब उन्होंने सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। तो यहाँ पे लग्न भी पीड़ित है, मन भी पीड़ित है और सूर्य भी केतु के साथ बैठे और राहु की दृष्टि से पीड़ित है। ये नेगेटिव पॉइंट है। अब चले आते हैं कौन सी महादशा में इस बालक का जन्म हुआ। तो इस बालक का जन्म जो है उस शुक्र की महादशा में और बृहस्पति के अंतर दशा में जन्म हुआ। अब यहां दशाओं का बड़ा ही महत्व हो जाएगा। अब यहां जो शुक्र जो है वो कुंडली के आय भाव में बैठे हैं और एक तरफ शनि, दूसरी तरफ सूर्य केतु बैठे हैं और बीच में शुक्र बैठे हैं, तो ये पाप कर्तरी दोष में आ गए। तो शुक्र यहाँ पे जो है वो कमजोर हो गए। मैंने आपको बताया था पाप कर्तरी दोष यदि सिर्फ सप्तम भाव को लग जाए तो सिर्फ एक पाप कर्तरी दोष से जो है वो डाइवोर्स कराने के लिए काफी है। तो यहाँ शुक्र पाप कर्तरी दोष में है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अब वहीं पे एक बार नवमांश कुंडली की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, लग्न के स्वामी बनते हैं बुध, कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे। यहां भी लग्न का स्वामी व्यय भाव में और यहां भी लग्न का स्वामी जाकर के व्यय भाव में बैठा है। शनि के साथ बैठे हैं, तो शनि के साथ बैठ के बुध बालक हैं तो पाप ग्रह बन जाएंगे। तो ये चले गए कुंडली के 12वें भाव में। यहां पे एक और चीज है, यहां पे बुध जो है वो अष्टमपति होकर के जाके भाग्य भाव में बैठे हैं। यदि लग्नेश बलवान होता तो ये विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पे लग्नेश कमजोर है और यहां भी लग्नेश कमजोर है। साथ ही साथ यहाँ पे हम जब अष्टम भाव पे आएंगे तो अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, वहां के स्वामी शनिदेव जाके कुंडली के 12वें भाव बैठे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है।
यदि नवमांश कुंडली, यदि लग्न कुंडली हाथी के दिखाने का दांत है तो नवांश कुंडली हाथी के खाने का दांत है, यानी कि बिना नवांश कुंडली का विचार किए लग्न कुंडली का विचार अधूरा रह जाता है। और यहाँ लग्न कुंडली, नवांश कुंडली में शुक्र की महादशा में जो जन्म हुआ है, तो शुक्र जो यहाँ पे है वो नीच राशि में बैठे हैं, राहु मंगल से दृष्ट होकर बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, इनकी निष्ठा भंग नहीं हुई क्योंकि वहां पे कहीं भी बुध की दृष्टि नहीं पड़ी। तो यहाँ नवांश कुंडली में भी जो है वो शुक्र जाकर के और कमजोर होकर बैठे हैं, यहाँ पाप कर्दरी दोष में बैठे हैं। और जिस अंतर दशा में जन्म हुआ है बृहस्पति के, वो कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, और दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश का योग बना के बैठे हैं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे जो है चंद्रमा, जो बचपन के कारक, जो मैं आपको बताया किसी भी बाल्यकाल के कारक चंद्रमा, वो जाकर के और कुंडली के 7 नंबर की राशि में बैठे हैं और 8 नंबर में आके यहाँ पे नीच हो जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो नवमांश कुंडली में और लग्न कुंडली में दोनों में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। साथ में यहाँ पे जो कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, वो भी अपने से एक घर पीछे जाके बैठते हैं और जल तत्व की राशि में जाके बैठे हैं, और सूर्य अग्नि तत्व के स्वामी हैं। जब जल तत्व की राशि में जाके बैठते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो यहां भी सूर्य कमजोर आपको दिखाई देंगे। और साथ ही यहाँ पर सूर्य पे शनि की तीसरी दृष्टि का पड़ना, यानी आत्मा का कमजोर हो जाना। तो आयु का निर्णय करने की कई सारी पद्धतियां हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जिसमें से ये एक छोटी सी पद्धति मैंने आपके समक्ष रखी और आपको समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से लग्न कुंडली और ये जो नवांश कुंडली है, ये दोनों ही कमजोर पड़ रही है। जिस महादशा में जन्म हुआ है वही कमजोर है। तो सवाल उठता है क्या कि क्या और भी कई लोगों के कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे, तो क्या उनकी भी मृत्यु बचपन में हो गई होगी? तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति इस पृथ्वी पे अपना प्रारब्ध लेके आता है। तो प्रारब्ध इस बालक के ऐसे रहे होंगे जिसके वजह से इसको संपूर्ण आयु का सुख नहीं मिला। साथ ही साथ एक बच्चा 12 वर्ष तक जो है वो माता पिता के कर्मों का फल भोगता है। बोलते हैं ना कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, इसलिए पिता का धर्म यदि अच्छा हो तो पुत्र उन्नति जरूर करता है। तो यहाँ पे जो है वो माता पिता के यदि कुंडली में भी ग्रहों का यदि खराब प्रभाव चल रहा है और उस समय यदि उस बच्चे के कुंडली में भी यदि दशानाथ और अंतर्दशानाथ यदि पीड़ित हो जाए, तब जातक के इस प्रकार की समस्या होने का डर रहता है। तो माता पिता के कुंडली में यदि ग्रहों का यदि खराब कोई समय चल रहा है तो ये घटना होने की विशेष संभावनाएं बन जाती है। तो यहाँ पे आप ज्योतिषीय सलाह लेकर के यदि जब सिजेरियन जब होता है तो यहाँ ज्योतिषीय सलाह आप एक बार ले सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। गजकेसरी योग देखिए, कोई अच्छे योग देख करके, किसी अच्छे नक्षत्र को देख करके, और यदि बालक का जन्म हो तो अच्छा होता है। हालांकि यहाँ पे शुक्र की महादशा में जन्म हुआ था और शुक्र इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पे वो पाप करते दोष में है और यहाँ पे वो पीड़ित होकर बैठे हैं। इस कारण कहीं ना कहीं वो कमजोर हो गए। और अंतर्दशा का जो स्वामी बृहस्पति है वो भी यहाँ पे मंगल राहु से दृष्ट और केतु के साथ बैठा हुआ है, ये भी समस्या है। और साथ ही साथ यहाँ जो चौथे भाव में यहाँ पे वो लोग तत्कालिक एक साथ बैठे हैं तो तत्कालिक शत्रुता में भी बैठे हैं। ये सारे पॉइंट नेगेटिव है इस कुंडली को कमजोर करने के लिए। एक नजर में देखने में तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी यदि, लेकिन जाके आप कुंडली का यदि गहन अध्ययन करेंगे अंतर में तो आपको ये सारे समस्या जो मैंने आपको बताया वो आपको नजर आएगी। तो इस कुंडली को आपके समक्ष रखने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि सीखने में सुविधा होगी इस कुंडली को देख करके। जिसका जितनी आयु भगवान ने लिख दी है उतना तो उसको मिलना ही है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। कोई करोड़पति के घर जन्म ले रहा है और वहीं पे कोई रिक्शा चलाने वाले एक व्यक्ति के घर जन्म ले रहा है। दोनों की कुंडली एक ही समान होगी, लेकिन सब अपना अपना प्रारब्ध लेके इस पृथ्वी पे आते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।